हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फ्रॉम के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, अब उसमें रियलाइजेशन अकाउंट के अलावा आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और बैंक या कैश अकाउंट की कैलकुलेशंस को भी समझना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आगे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे लेजर्स अब आपके शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक के अकाउंट या फिर किसी का लोन अकाउंट, इस तरह की अकाउंट्स को आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बेटा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें कैपिटल, क्रेडिटर्स, फिर यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है। इसके अलावा देखिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है बेटा। ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड, जिसमें फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, ये सब की वैल्यूज दे रखी हैं। क्रेडिटर को हमने कितना अमाउंट पे किया, फुल सेटलमेंट हो गया, और रियलाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस हुए थे 19,000 रुपीज के, वो इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो चलिए अब डिसोल्यूशन के टाइम पर जो जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए वो सारी जर्नल एंट्रीज सब हमें पास करनी है। अभी तक आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते थे, लेकिन अब आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखाई देगी डिसोल्यूशन के टाइम पर जो होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला काम आपको यहां पर क्या करना है, ये जो बैलेंस शीट है बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, हमें सबसे पहले उनको रियलाइज करना है, राइट। हमें एसेट्स को बेच करके कैश में कन्वर्ट करना है और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको पे कर देना है। तो उसी चीज की सबसे पहली हमारी जो जर्नल एंट्री होगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का, हमें पहले इन सबको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में और क्लोज कर देना है। तो चलिए पहले हम उसी की जर्नल एंट्रीज करते हैं। उसके इसमें आपको सबसे पहली जो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, वो होगी आप रियलाइजेशन अकाउंट को अब यहां पर डेबिट करेंगे, और किस किस चीज को डेबिट साइड पर लेकर के आ जाएंगे रियलाइजेशन की, वो सारे एसेट्स जो कि रियलाइजेबल है, राइट। तो देखें यहां पर कौन कौन से एसेट्स हैं ऐसे। अगर यहां पर हम लोग देखें, सबसे पहले है कैश एट बैंक। ये ऑलरेडी हमारे लिक्विड फॉर्म में है, इसको नहीं लेकर के आना है अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अगला है सेंड्री डेटर्स। तो चलिए सेंड्री डेटर्स को हम लोग यहां पर लेकर के आ जाएंगे। तो क्या होगा, ये अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा। तो सेंड्री डेटर्स अकाउंट अब हमारा क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये अकाउंट बंद हो जाएगा, राइट। तो सेंड्री डेटर्स अकाउंट सबसे पहले हम लोग यहां पर लेके आ गए, जिसकी जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 1,95,000 रुपीज की है। तो 1,95,000 रुपीज का हमारे पास सेंड्री डेटर्स आ गए बेटा। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग अगले एंट्री में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वो एसेट्स लेकर के जाएंगे जिनको हम रियलाइज करा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एसेट हमारा यहाँ पर है वो स्टॉक है, जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आपको स्टॉक को भी क्रेडिट कर देना है बेटा, और 3 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट 7,10,000 रुपए के हमारे पास, तो इसको भी हम लोग अब क्लोज कर देंगे। तो जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को भी लेकर के आ गए, जिसकी वैल्यू आपको बताई गई है 7,10,000 रुपये, 7,10,000 रुपीज, राइट। तो अब आपने क्या किया, यहां पर जितने भी आपके ऐसे एसेट्स हैं जिनको बेच करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उन सबको यहां पर ले आए। तो इनको अब हम लोग टोटल करते हैं। तो अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं बेटा, तो इनका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 12,05,000 रुपीज। यानी अब जो हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो टोटल वैल्यू है उनकी 12,05,000 रुपीज। तो यहां पर जो हमारी नरेशन लिखेंगे हम लोग, उसमें बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब जिस तरह से आप एसेट्स को लेकर के आए, उसी तरह से अब आपको लायबिलिटीज को भी लेकर के आना है। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है,
अगर आप लाइबिलिटी साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी के नाम पर सिर्फ क्रेडिटर्स ही है बेटा, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है, जो कि एक्चुअल में एक फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है और उसकी वैल्यू है 5000। तो अब हम इन दोनों चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी नेचर के अकाउंट्स हैं, तो इनको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जो मेरी सेकेंड एंट्री हो रही है बेटा, उसमें क्रेडिटर्स अकाउंट को आप लोग डेबिट करेंगे, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपए से आपका यहां पर ये डेबिट हो गया। इससे पहले वाली एंट्री पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। अब सेकंड जो अकाउंट यहां पर आपको लेकर के आना है, वो लेकर के आना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को भी यहां पर हम लोग डेबिट कर देंगे, जिसमें 5000 रुपीज की वैल्यू हमें बता रहा है बेटा, राइट। और इसको कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ गई 2,05,000 रुपीज। तो 2,05,000 रुपए से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारी लाइबिलिटीज आ गई है। 2,05,000 रुपीज हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर आप नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट बेटा। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप जो रियलाइजेशन का होता है उसकी जनरल एंट्रीज को किया, जहां पर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया बेटा। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप होगा हमें इसको रियलाइज करना एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, यहां पर हमने फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक और डेटर्स, ये तीन एसेट्स हैं हमारे पास। यहां पर डेटर्स हैं, स्टॉक है और फिक्स्ड एसेट्स है। इन तीनों के तीनों एसेट्स को रियलाइज कर लिया, तो इनकी जो टोटल वैल्यू है पहले हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको, तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के नाम पर जो रियलाइजेशन हुआ है वो 6,75,000 रुपीज का हुआ बेटा, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। स्टॉक हमारे पास था जो, वो हमने रियलाइज करा है कितने का, 3,39,000 रुपीज का। और इसी तरह से डेटर्स को भी हम लोगों ने रियलाइज कर लिया है 1,35,000 रुपीज में, राइट। तो ये तीनों के तीनों जो एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं, तो इससे कुल मिलाकर के आपके पास कितना पैसा आ गया बेटा, हमें पहले वो कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है 11,49,000 रुपीज। 11,49,000 रुपीज में आपने ये तीनों के तीनों एसेट्स बेच करके पैसा रियलाइज करा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर इसकी एक कंबाइंड एंट्री कर देनी है। तो देखो किस तरह से ये एंट्री होगी, क्योंकि आपके पास ये रियलाइज होकर के अमाउंट आ गया है, तो इसलिए आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि मुझे यहां पर कैश लिखना चाहिए या बैंक लिखना चाहिए। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास बैलेंस शीट गिवन हो, तो आप यहां पर एक देख लिया करिए कि यहां पर कौन सा अकाउंट दे रखा है, कैश दे रखा है या बैंक दे रखा है। अगर तो दोनों दे रखे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दे रखा है तो फिर आप उसी अकाउंट को यूज करें जिस अकाउंट को उसने बैलेंस शीट में दिया हुआ। तो यहां पर क्योंकि मेरे पास कैश एट बैंक यानी बैंक का बैलेंस दे रखा था, तो इसलिए मैं भी यहां पर बैंक के बैलेंस से ही सारा काम कर रहा हूं बेटा, राइट। तो यहां पर जो हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 11,49,000 रुपीज। किससे, रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन हमने कर लिया अपने सारे एसेट्स का, तो रियलाइजेशन अकाउंट अब हमारा क्रेडिट हो गया 11,49,000 रुपीज से। और यहां पर आपका जो नरेशन आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। देखो, अब देखो यहां पर, अब इसका स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में तो हमने इन सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये सारे एसेट्स के अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब जब मैंने इन एसेट्स को बेचा, क्योंकि अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, जब मैंने इनको बेचा तो वो वैल्यू कहां पर पड़ी हुई है, वो वैल्यू मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी थी, तो इसलिए अब रियलाइजेशन से भी अब वो वैल्यू हट गई। रियलाइजेशन को भी हमने यहां पर खत्म कर दिया। पहले रियलाइजेशन को डेबिट किया था एसेट के साथ, अब रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया ही एसेट की रियलाइजेशन के बाद, यानी एसेट के बिकने के बाद। और वो पैसा अब कहां पर आ गया, बैंक अकाउंट में आ गया। यानी अब ये सारे के सारे एसेट्स कन्वर्ट हो गए हैं हमारे कैश के रूप में, राइट, जो कि बैंक फॉर्म में है, जो कि अभी हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट में
जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं बेटा, हम उनको अब यहाँ पे पे ऑफ करेंगे। तो देखो उसके लिए हमें क्या बोला है, हमें इसमें यहाँ पर ये बोला है कि जितने भी हमारे क्रेडिटर्स थे हमने उनको 1,85,000 रुपीज़ पे कर दिए बेटा। तो ठीक है, तो 1,85,000 रुपीज़ अगर हमने यहाँ पर पे करे तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपकी जो फोर्थ एंट्री हो जाएगी उसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि आपने पेमेंट करी है बेटा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी है। और कितनी की पेमेंट हुई है, ये टोटल जो पेमेंट हुई है एज पर इंस्ट्रक्शन 1,85,000 रुपीज़ में हमने इन सभी क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया। तो वही अमाउंट मुझे यहां पर अब मेंशन कर देना है बेटा, 1,85,000 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर नरेशन क्या आ जाएगी इसकी, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, चलिए, तो यहां पर अब हमने रियलाइजेशन में एसेट्स को भी रियलाइज कर लिया बेटा और हमने अपनी लाइबिलिटीज को भी पे ऑफ कर दिया। अब यहां पर जो एक छोटा सा चीज यहां जो रह गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका क्या करेंगे। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, देखो ना, इसका एक छोटा सा मतलब समझ लो, इसका क्या होता है, लॉजिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, आपके लिए इजी रहेगा। हम प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों बनाते हैं बेटा, सबसे पहले इस पर जाते हैं। हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया था ये सोच करके कि शायद इतने अमाउंट के डेटर्स ऐसे हैं जो डाउटफुल है, जो शायद पैसा नहीं देंगे। हमने वो बात सोच करके इसको बनाया था। अब क्या किया हमने, अब हमने इसको खत्म कर करके रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं चलो एक एस्पेक्ट को मान लूं, ठीक है, यहां पर जितने भी पैसे मिले होंगे मुझे, अगर अब मैं इस एस्पेक्ट को मान लूं कि ये मैंने पैसे अलग करे थे, मैंने इसको अपने लॉस में रखा था, अपनी लायबिलिटी माना था, लेकिन क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो जो पैसा मैंने पिछले साल के प्रॉफिट में से निकाल करके यहाँ रखा था, अब तो मुझे यहाँ फ़ायदा देगा या नहीं देगा, राइट। अब तो मुझे ये पार्टनर्स में बांटना है या नहीं बांटना। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स को हमने यहाँ पर रखा है और उससे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कब होता है, जब हमें कुछ फायदा होता है। तो क्योंकि अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का पैसा बच गया है हमारे पास, इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कहीं भी, तो इसलिए ये हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट में डाल दिया बेटा। बस क्योंकि वो प्रॉफिट में डल गया तो वो प्रॉफिट के रूप में कहीं ना कहीं पार्टनर्स के पास चला ही जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर और दे रखी है कि हमारी जो रियलाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस हुए थे 19,000 रुपीज के, क्योंकि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं तो हमें इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा यहां पर क्या होता है बेटा, डेबिट। जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। 19,000 रुपीज से यहां पर डेबिट होगा टू, क्योंकि ये पेमेंट की होगी आपने तो इसलिए यहां पर बैंक अकाउंट कम हो गया इस खर्चे में, राइट। तो क्योंकि आपने ये खर्च किया पैसा, इस वजह से बैंक अकाउंट कम हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंस है बेटा। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, राइट। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने ए बी एंट्री खत्म करी और जितनी भी इंफॉर्मेशन अब हमें यहां पर दे रखी थी, हमने उन सारी इंफॉर्मेशन को टेक केयर कर लिया बेटा। अब फाइनली हम लोग करीब करीब एंड पर आ चुके हैं। अब देखें यहां पर हमें अगला स्टेप क्या करना है। देखो बेटा, क्योंकि अब रियलाइजेशन अकाउंट का काम तो पूरा हो गया, अब लास्ट हमें क्या करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। हमें इसमें देखना होता है कि हमें रियलाइजेशन में गेन हुआ या लॉस हुआ। तो उसको अब एक बार यहां पर समझ लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे हम लोग, और उससे रिलेटेड हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितनी जगह पर हुआ है। तो एक तो यहां पर ये डेबिट हुआ है, चलो इसको लिख लेते हैं साथ में। तो अगर मैं बात करूं डेबिट वाली साइड की, तो डेबिट वाली साइड में 12,05,000 रुपीज है एक तो। फिर अगर मैं देखूं डेबिट डेबिट डेबिट, यहां पर है हमारे पास डेबिट 1,85,000। इसके अलावा एक और डेबिट हुआ था 19,000 रुपीज से। बस बेटा, यही तीनों हमारे ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो अब अगर मैं इनको टोटल करूं बेटा, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास
9041, ये आ गया 14,09,000 रुपीज़, राइट। 14,09,000 रुपीज़ से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। अब इसी तरह से क्रेडिट की भी बात कर लेते हैं। अब क्रेडिट कितना कितना हुआ है देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्रेडिट जो हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा पहला, तो जिसमें 2,05,000 रुपीज़ है बेटा, 2,05,000 रुपीज़। और हमारा ये क्रेडिट हुआ है 11,49,000 रुपीज़ से, ठीक है। बस यही दो जगह पर हमने क्रेडिट किया था इसको। तो अब इसको अगर मैं टोटल करूं तो इसका टोटल कितना आ जाएगा बेटा, इसका जो टोटल आ जाएगा वो हो गया 13,54,000। 13,54,000 रुपीज़ से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है, क्रेडिट की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस, राइट। आपका एक्सपेंस लॉस साइड ज़्यादा बड़ा है, इनकम साइड छोटा है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं लॉस है बेटा। तो कितना लॉस है, तो ये लॉस हम दोनों के डिफरेंस से पता कर लेंगे। तो 14,09,000 माइनस 13,54,000, तो टोटल जो यहाँ पर लॉस आने वाला है वो लॉस कितना हो गया बेटा, ये लॉस हो गया 55,000 रुपीज़ का। 55,000 रुपीज़ का आपका रियलाइजेशन में लॉस है बेटा। अब हमें इस लॉस का क्या करना है, हमें इस लॉस को पार्टनर्स में बांटना होता है, जैसे कि आपको मालूम है। तो चलिए पार्टनर्स में बांट देते हैं इसको। तो सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पर मुझे कैसे करनी पड़ेगी अब इसकी, अब यहाँ पर जो एंट्री करनी है उसमें जो भी हमारे पार्टनर्स है, जैसे कि ए के कैपिटल अकाउंट को अब हमें यहाँ पर डेबिट करना है क्योंकि लॉस है। इसी तरह से बी के कैपिटल अकाउंट को भी आपको डेबिट करना है इस लॉस के लिए, और सी के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट बेटा। और कितने का लॉस है यहाँ पर, ये है टोटल 55,000 रुपीज़ का लॉस। और इस 55,000 रुपीज़ के लॉस को आपने ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया इनके रेशो में, और जो कि कितना है रेशो बेटा, इनका रेशो है 2:1, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 2:1 के हिसाब से जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 22,000 रुपीज़ ए, 22,000 रुपीज़ बी और 11,000 रुपीज़ सी के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो नरेशन आ गई उसमें क्या लिखा हमने, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, तो यहां पर हमने ये इस वाली एंट्री को भी खत्म किया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी डिसोल्यूशन के प्रोसेस में एक लास्ट स्टेप और बचा हुआ है। क्या है वो लास्ट स्टेप, देखो। अब क्योंकि हमारे एसेट्स के सारे अकाउंट खत्म हो चुके हैं, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं दोबारा से, हमारे ये वाले एसेट्स सारे खत्म हो चुके हैं, हमारी ये लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहां पर ये कैपिटल और ये कैश, ये दो चीजें भी बची हुई हैं बेटा, ये दोनों चीजें अभी बची हुई हैं। तो इसका मतलब जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक डिसोल्यूशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को भी खत्म करना है। अब इन दोनों को कैसे खत्म करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखना होगा हमें कि इन पार्टनर्स का कितना कितना पैसा अब देना बनता है हमें। तो चलिए पहले उसकी हिसाब लगा लेते हैं। अब ए का जो कैपिटल का बैलेंस है पहले से हमारे पास, वो कितना है, ए का कैपिटल बैलेंस है 7,50,000, बी का है 3 लाख और 2,50,000 है सी का। तो चलिए पहले इनके कैपिटल के बैलेंसेस को देख लेते हैं। 7,50,000 तो ए को देना है, साथ ही साथ 3 लाख रुपीज बी को, और 2,50,000 रुपीज का अमाउंट मुझे सी को पे करना है बेटा। अब ए को यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए को अभी अभी हम लोगों ने कुछ अमाउंट डेबिट भी किया है बेटा। ये जो रियलाइजेशन में जितना भी लॉस हुआ इसकी वजह से इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। तो डेबिट करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका कैपिटल कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। तो बस अब इसी अमाउंट से हम इसके कैपिटल को कम कर देंगे। तो यहां पर ए के 22,000 रुपीज इस कैपिटल में से कम हो गए, बी के भी 22,000 रुपीज कम हो गए, और सी के 11,000 रुपीज यहां पर कैपिटल में डेबिट किए थे, जो कि अब कैपिटल जिससे कम हो गया होगा। तो अब जो इनका लास्ट अमाउंट ऑफ जो लास्ट बैलेंस आ रहा है हमारे कैपिटल अकाउंट का, वो कितना आ रहा है बेटा, अगर आप इसको यहां पर माइनस करेंगे तो ये आ गया 7,28,000 रुपीज, इसका आ गया
2,78,000 रुपीज। और इसी तरह से सी का कितना आ गया बेटा, सी का आ गया 2,39,000 रुपीज। अब ये है इनके फाइनल बैलेंसेस जो अब हम इनको पे करेंगे, राइट। तो चलिए अब इसको पे करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये जर्नल एंट्री का स्पेस क्योंकि मेरे पास यहां पर नहीं है बच्चों, एक 7th एंट्री मैं यहां पर कर रहा हूं आपके लिए। तो देखें कैसे जर्नल एंट्री होगी। अब मुझे ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है। कितने अमाउंट से, जितना जितना इनका बैलेंस है, क्योंकि अब मैं इनको ये अमाउंट पे कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अब ये अमाउंट मैं इनको पे कर रहा हूं, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। और कैसे पे कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट से। और बैंक अकाउंट में मुझे कितना पैसा टोटल देना पड़ेगा इनको, तो बैंक अकाउंट से मुझे इनको टोटल जो पैसा देना पड़ेगा, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 12,45,000 रुपीज। 12,45,000 रुपीज का टोटल आ गया। और यहां पर आपने ये लास्ट एंट्री कर दी जिसमें आपने लिखा बीइंग पार्टनर्स पेड। बीइंग पार्टनर्स पेड, खत्म हो गया बेटा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह समझने वाली है कि क्या आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था। अगर आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था तभी तो आप इसको दे पाएंगे, तो उसको एक बार जरूर चेक करेंगे हम लोग। देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो बेटा, अगर मैं यहां पर एक रफ में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, इसमें आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा बैंक अकाउंट ही बना लेते हैं। देखो एक बैंक अकाउंट का फॉर्मेट से जल्दी से एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना करके हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने पैसे थे। सिर्फ समझाने के लिए आप छोटा सा एक अकाउंट बना रहा हूँ बेटा, सिर्फ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाए। देखिए यहाँ देखो, आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस था बेटा, बैलेंस था वो कितना था। अगर आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बैंक में बैलेंस था वो 3 लाख रुपीस का था, राइट। तो चलिए पहले यहां पर इसको 3 लाख रुपीस लिखते हैं। ये 3 लाख रुपए हमारे पास बैंक में बैलेंस है। अब अगर आप यहां देखें तो यहां पर कहां पर आपने बैंक में एंट्री करी है, आप उसको देखो। यहां देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर बैंक की एंट्री आई है जहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 11,49,000 रुपीज से रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट से कितना पैसा आ गया, 11,49,000 रुपीज आ गया, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास। आगे देखते हैं, अब यहां देखेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,85,000 रुपीज से। तो चलिए यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू 1,85,000 रुपीज गया भी है बेटा। आगे और देख लेते हैं, फिर एक बार फिर से दोबारा से अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 19,000 रुपीज से। तो चलिए यहां पर एक बार 19,000 रुपीज से फिर से क्रेडिट कर देते हैं। ये लीजिए क्रेडिट हो गया जी, बस बेटा। इसके अलावा तो और कहीं पर भी हमारी बैंक की एंट्री नहीं आई। अब जरा आप इसको टोटल करो बेटा। अब जब आप इसको टोटल करके देखेंगे तो यहां पर जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, यहां पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 14,49,000। इसी तरह से 14,49,000 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो आप। तो 14,49,000 माइनस 1,85,000 और 19,000, तो जो आपके पास बैलेंस बच रहा है बेटा, वो बैलेंस बच रहा है 12,45,000 रुपीज का। ये हमारे पास बैलेंस बच रहा था। और इस बैलेंस को आपने क्या किया, ये कैपिटल अकाउंट्स में शिफ्ट कर दिया बेटा, यानी इनसे कैपिटल अकाउंट को पे कर दिया। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से देखो इनका भी बैलेंस उतना ही बन रहा है जितना हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस था। आ गई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने अकाउंटिंग करी थी उसका एक एक पैसे का हिसाब ठीक था। आपके अकाउंट में जितने पैसे बचे थे वो सिर्फ अब पार्टनर्स के ही पैसे बचे थे। तो जितना पार्टनर्स का बैलेंस आया उसी का सम अब हमारे बैंक के अकाउंट का बैलेंस भी आया। तो अब हुआ क्या, आपके बैंक अकाउंट से आपने 12,45,000 रुपीज पे कर दिए बेटा,
क्योंकि ये अब अमाउंट पे हो गया तो ये बैंक अकाउंट तो बंद हो गया, बैलेंस देखो कुछ नहीं है, ये सारा ट्रांसफर होगा तो ये बैंक अकाउंट बंद हो गया, बैंक अकाउंट खत्म। और जितना जितना कैपिटल का बैलेंस बचा था वो भी आपने पे कर दिया, वो भी खत्म। यानी यानी अब यहां पर कैपिटल अकाउंट भी बंद, क्रेडिटर्स भी पेड, कैश भी खत्म, बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया, और ये सारे के सारे एसेट्स भी बिक के खत्म हो गए। तो अब आपकी इस बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि रह गया हो। इसका मतलब यहां पर अब आपकी फर्म पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है। तो ये होगा बेटा पूरा प्रोसेस। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लेंदी जरूर किया है, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है मैंने, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा डिटेलिंग किया है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आगे के क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अचल एंड विचल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:5। ऑन 31 मार्च 2020 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोस। अब यहां पर देखेंगे तो हमारे पास ये बैलेंस शीट दे रखी है। चलिए अब हम लोग इस पर एक एक करके आएंगे। उसके बाद यहां पर ये कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, और आपको क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और जो डिसोल्यूशन के टाइम पर जनरल एंट्रीज होनी चाहिए उसे पास करो, और ताकि फर्म डिसॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। तो चलो एक एक करके हम लोग इसके भी स्टेप्स शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। अब इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हमें वो सारी जर्नल एंट्रीज को पास करना है जिससे कि फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और फर्म डिसोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां पर आपके पास जितने भी आइटम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आपने इसमें से वो सारे एसेट जो कि रियलाइजेबल हैं उनको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए सबसे पहले ये एंट्री करते हैं। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर हमारे पास 3 एसेट्स हैं बेटा जो कि रियलाइजेबल है, जिसमें एक एक करके लिख लेते हैं हम। चलो इसको हमें टोटल करना होगा। तो सबसे पहले है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीस। फिर उसके बाद है बेटा हमारे पास मशीन जिसकी वैल्यू है 3 लाख, और डेटर्स जिसकी वैल्यू है 2,22,000। बस बेटा यही 3 एसेट्स हैं, क्योंकि बैंक में जो कैश है वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। तो टोटल जो यहां पर आ गया 437 और 9,22,000 रुपीज। तो 9,22,000 रुपीज के सारे एसेट्स हैं जिनको मुझे अब क्या करना है, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। चलिए इसके साथ साथ हम लोग लाइबिलिटीज का भी टोटल कर लेते हैं। पहले लाइबिलिटीज के नाम पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां पर एक तो क्रेडिटर्स हैं जिसकी वैल्यू है 1,79,000 रुपीज, और मेरे पास एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है बेटा जिसकी वैल्यू 21,000 रुपीज गिवन है। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल जो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज की हमारे पास ये लाइबिलिटीज हैं जिनको मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए इसकी अब एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करनी है। तो देखो बेटा क्या होगी सबसे पहली एंट्री हमारी। सबसे पहली एंट्री में आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, राइट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जिसकी वैल्यू है 4 लाख, टू मशीनरी अकाउंट में 3 लाख, टू डेटर्स अकाउंट में 2,22,000। तो टोटल जो अभी हम लोगों ने इसका किया वो था 9,22,000, और ये अमाउंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लोगों ने डाल दिया बेटा। और नरेशन में क्या लिख दिया, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोगों ने इस तरह से एक फर्स्ट एंट्री कर ली। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा बेटा, अब हम लोग इन लाइबिलिटीज को यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आ गया हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट जिसकी वैल्यू है 1,79,000, ये रहा 1,79,000। और उसके बाद है एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू है 21,000, ये 21,000 हमने यहाँ पर डाला, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो टोटल हमने इसका किया था 2 लाख रुपीस। तो ये आ गया हमारे पास नरेशन, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो ये अब आपको एंट्री समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को पहले ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है? नेक्स्ट एंट्री अब हमें करनी है इनको रियलाइज कराने की, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसके बेसिस पर। तो यहां पर अगर मैं देखूं, देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 4,30,000। यानी यहां पर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें हमें बेचने से 4,30,000 रुपीज मिल गया है बेटा। तो चलो एक एक करके पहले यहाँ पर इसको टोटल कर लेते हैं। तो एक तो होगी हमारे पास वैल्यू 4,30,000 रुपीज, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गया। उसके बाद डेटर्स रियलाइज हुए हैं 2,25,000 विद इंटरेस्ट। अब जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, अब हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमें डेटर्स कितने में रियलाइज हो गए। तो यहाँ पर जो हमारे डेटर्स भी आ गए वो आ गए 2,25,000 रुपीज़ में। ठीक है, एंड 1,000 वॉज रिकवर्ड फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। और एक कोई डेटर जिसको हम लोग लास्ट ईयर बैड डेट मान लिया था, वो भी पैसा दे गया 1,000 रुपये हमारा। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, ये भी हमें पैसा मिल गया। हम वो सब लिख रहे हैं जिससे हमें पैसा आ रहा है बेटा। ठीक है, इसके बाद देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000। अब एक 25,000 रुपीज हमें और मिल गया। किससे मिल गया? कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो अभी तक हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, वो हमें बाई चांस मिल गई और वो बेच दी हमने 25,000 रुपये में, तो वो 25,000 रुपीज भी मिल गया। विचल टुक ओवर मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। अब यहां पर विचल एक पार्टनर है, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे पार्टनर ट्रीट नहीं किया उसने अपने आप को, उसने कैश दिया है 2,80,000 रुपए का और वो मशीन ले गया। तो कुल मिलाकर के मशीनरी रियलाइज हो रही है हमारी पास किसमें? कैश में। 2,80,000 रुपीज का पैसा उसने हमें यहां पर पे किया है बेटा। तो ये 2,80,000 रुपीज भी उसने हमें पे कर दिया। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड। अब यहां पर हमने पेमेंट की बात करी है, तो चलो पेमेंट की बात अभी बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये सारा पैसा अब हमारे पास आया है कहीं ना कहीं सारे एसेट्स को रियलाइज करने के बाद। तो चलो अब इसको अगर आप टोटल करेंगे बेटा, जब मैं इसको टोटल करूंगा तो इसका टोटल क्या आ रहा है, इसको टोटल करके देख लेते हैं। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 4 to 6 और 2 8 लैक्स तो ये हो गया, और ये सब मिला करके 8 लैक्स। आप इसको जब टोटल करेंगे बेटा तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9,61,000 रुपीज़ की। तो यानी 9,61,000 रुपीज़ में आपके सारे के सारे एसेट्स रियलाइज हो गए हैं बेटा। राइट, तो चलिए ये हमने रफ में कैलकुलेशन कर करके देख लिया। तो अब इसकी जो हमारी जनरल एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब ये पैसा आपके पास आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। कितने से? 9,61,000 रुपीज से आपके पास पैसा आ गया। कहाँ से पैसा आया? एसेट्स को रियलाइज करके। और वो एसेट्स कहाँ पर है? वो एसेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में है। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर इसको क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को मेंशन किया 9,61,000। राइट, क्योंकि एसेट्स तो आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके रियलाइजेशन में, अब रियलाइजेशन के थ्रू आपने इसको बेच दिया। और यहां पर एंट्री क्या आ गई, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, तो एक तो एंट्री हमारी ये हो गई। सेकंड जो हमारी एंट्री होनी है उसमें एक इंफॉर्मेशन अभी हम लोगों ने छोड़ी थी, जहां पर 50% ऑफ द क्रेडिटर्स। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कुछ है नहीं, जबरदस्ती का इसको बहुत घुमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपको घूमना नहीं है। देखो समझ लेते हैं। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल अमाउंट। तो भाई दो बार में बताने की क्या जरूरत थी इसको। कुल मिलाकर के अगर मैं सीधा सीधा इसका मतलब समझूं कि मेरे सारे के सारे क्रेडिटर्स में से टोटल 4,000 रुपए मुझे कम मिले,
मेरे सारे के सारे क्रेडिटर्स, मैं 50% क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो उन सबने मिलकर के मुझे कितने पैसे कम किए हैं? 4000 रुपीज कम किए हैं, यानी मुझे 4000 रुपये कम देने पड़े, जबकि मुझे देने कितने थे? 1,79,000 रुपीज देने थे। मुझे 1,79,000 रुपीज देने थे, जिसमें से कुछ क्रेडिटर्स ने 4,000 रुपये मुझसे नहीं लिए, तो इसका मतलब 1,75,000 रुपीज तो मैंने पे किया ही है। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए आपको 1,75,000 रुपीज पे करने पड़ गए। तो बस अब इसकी एक एंट्री कर लेते हैं, इसके अलावा आप एक चीज और देख लो कि कहीं और तो आपने पेमेंट नहीं करी है बेटा, कहीं और तो आपने कुछ पेमेंट नहीं करी है, तो उसको एक साथ हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद अगर देखें यहां पर तो ये सारी बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन एक लायबिलिटी और हमारे पास अभी बची हुई है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की है। हमने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन अभी तक इसको पे नहीं किया। तो बेटा याद रखने वाली बात क्या है, अगर आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस में नहीं भी बोला जाता, अगर आपको इन डिटेल्स में, इन ट्रांजैक्शंस में